हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिरेट्टी। मैंने हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी थी। पिछले वीडियो में अपने यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक कांग्रेस की स्थापना को देखा था। आज इस वीडियो में यूनिट 1 के बाकी के टॉपिक देखेंगे। यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या है? इसमें स्वदेशी वस्तुओं का यानी कि अपने देश की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया गया। जो अंग्रेजों की वस्तुएं थी, विदेशी वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार, उनको कम किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि अपनाओ अपने देश का, छोड़ो परदेशी। 1905 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के 10 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे बंगाल में आग लगा दी। बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि हम बंगाल के टुकड़े करेंगे। उनका मकसद था फूट डालो और राज करो की नीति को मजबूत करना। लेकिन इसने भारतीयों को और भी एकजुट कर दिया। इसी गुस्से और एकता की भावना से जन्मा स्वदेशी आंदोलन। क्या होता है कि अपन बहुत सी चीज़ें सहन करते जाते हैं, पर जब भी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो अपन भी बोल देते हैं यार अब सहन नहीं होगा, अब लिमिट से बाहर मामला चला गया। तो ऐसे ही अपने लोगों को लगा, बंगाल विभाजन के बाद उन्हें लगा कि अति हर चीज़ की खराब होती है, ये अति है, इससे अधिक अपन सहन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसका एकजुट होकर विरोध किया। इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसके मुख्य कारण देख लेते हैं अपन। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन, अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा की, पूर्वी बंगाल, असम और पश्चिमी बंगाल। उनका दावा था कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद हिंदू मुस्लिम को बांटकर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। आंदोलन की शुरुआत कैसी हुई? इस विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी बैठक हुई। यहीं से औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लिया गया। स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो बंगाल विभाजन को रद्द करवाना, यह आंदोलन तत्कालीन और सबसे बड़ा उद्देश्य था। आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाना, ब्रिटिश उद्योगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, भारतीय उद्योग, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, यानी लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। उन्हें अपने देश की संस्कृति पर गर्व महसूस करवाना। उन्हें लगना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी ज़रूरतों को अपने देश से ही पूरा कर सकते हैं। जो वस्तुएं हमें आवश्यकता के लिए चाहिए होती हैं वो अपने देश से प्राप्त हो सकती हैं। हमें दूसरे पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वशासन की नींव, यह दिखाना था कि भारतीय अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें अपने मामलों को खुद संभालने का अधिकार होना चाहिए। ब्रिटिश राज पर दबाव भी बनाना चाहते थे। आर्थिक बहिष्कार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना ताकि वे भारतीयों की मांगों को मान सकें। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के बजाय भारतीय मूल्यों और ज़रूरतों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता, यह आंदोलन सिर्फ नेताओं तक नहीं था बल्कि इसमें लाखों लोग जुड़े। लेकिन कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने इसे दिशा दी, जिनमें हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा देने वाले तिलक ने स्वदेशी को एक जन आंदोलन बनाया, खासकर महाराष्ट्र में। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर, उन्हें पंजाब और उत्तर भारत में स्वदेशी की अलग जगाई। बिपिन चंद्र पाल, बंगाल से एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता जिन्हें क्रांतिकारी विचारों का जनक भी कहा जाता है। ये तीनों तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो गर्म दल से प्रमुख स्तंभ थे। अरविंद घोष, एक दार्शनिक और राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने स्वदेशी को आध्यात्मिक और राष्ट्रीय पुनरुत्थान में जोड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने स्वदेशी के सांस्कृतिक और रचनात्मक पहलुओं पर जोर दिया, कई देशभक्त गीत भी लिखे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाल के प्रमुख उदारवादी नेता,
जिन्होंने शुरुआती दौर में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चित्तरंजन दास एक प्रमुख बंगाली वकील और राष्ट्रवादी नेता। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। जन भागीदारी में वृद्धि हुई। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह पहला बड़ा आंदोलन था जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि छात्र, महिलाएं, मजदूर, किसान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसमें क्या कहा गया था कि स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाना है, ऐसा ही हुआ। स्वदेशी उद्योगों को जबरदस्त बढ़ावा मिला। कपड़ा मिल, साबुन फैक्ट्रियाँ, माचिस उद्योग, बैंक और बीमा कंपनियां तेजी से स्थापित हुई। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला कदम रखा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अपनी संस्कृति पर आपने जोर दिया। कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत, अरविंद्रनाथ टैगोर की भारत माता की पेंटिंग, अन्य कलाकारों के काम ने राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया। शिक्षा का स्वरूप, यानी शिक्षा का नया स्वरूप। राष्ट्रीय शिक्षा परिषदों की स्थापना हुई, जिन्होंने भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया। शांति निकेतन जैसे संस्थानों का विकास हुआ। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक उग्र और क्रांतिकारी तरीके अपनाने की भावना बढ़ी। कांग्रेस में विभाजन हुआ। इस आंदोलन के तरीकों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद पैदा हुआ, जो अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन के कारण बनी। गांधी जी पर प्रभाव। महात्मा गांधी ने बाद में स्वदेशी और बहिष्कार के सिद्धांतों को अपने आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन का आधार बनाया। उन्होंने स्वदेशी को स्वराज की आत्मा कहा। अब है निष्कर्ष, यानी स्वदेशी आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ विदेशी सामानों को बहिष्कार करने और अपने देश का सामान खरीदने तक सीमित नहीं था। यह एक समग्र आंदोलन था जिसने भारतीयों को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक मजबूत और संगठित विरोध की नींव रखी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यह सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति भी थी। अब अपने जो स्वदेशी आंदोलन था, यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक था, वो भी कवर कर लिया।